बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे केमिकल स्पीशीज़ के बारे में। जैसी बात है, केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए हमारे पास केमिकल रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का। हमने इसमें केमिकल फार्मूले बनाए, अब हम उनसे रिएक्शंस करवाने लगे हैं। तो आपको पता है एक फार्मूला एज ए होल कंप्लीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फार्मूला है सोडियम क्लोराइड। अगर ये कंपाउंड पूरा बना हुआ है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वाटर है, ये कंपाउंड बना हुआ है कम्प्लीटली, तो ये स्टेबल है, न्यूट्रल कंपाउंड है, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। हमें इनको रिएक्शन करवाने के लिए इन्हें केमिकल रिएक्टिव स्पीशीज़ में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सपोज हमारे पास एक और है CH4 मीथेन है, तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये सारे के सारे स्टेबल हैं और इनके आउटरमोस्ट शेल ऑलरेडी शेयरिंग से या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से फिल हो चुके हैं। अब इन्हें मज़ीद रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इनको रिएक्शन करवाना चाहते हैं और हम इनको करवाने जा रहे हैं तो हमें पहले इनको केमिकल रिएक्टिव स्पीशीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो केमिकल रिएक्टिव स्पीशीज़ हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस एंड फ्री रेडिकल्स। ये तीनों फॉर्म में हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो इस तरह कन्वर्ट होंगे तो फिर रिएक्शन करेंगे। या तो हम उनको आइंस बनाएंगे, जैसे हम आइंस की फॉर्म में हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम आयन बनाएंगे तो फिर वो प्लस या माइनस, तो फिर वो रिएक्शन करेंगे। या हम मालिक्यूल बना चुके हैं तो अलग अलग हम उनको तोड़ने के बजाय हम पूरे मालिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे या ऐड करेंगे तो मालिक्यूलर आयन बन जाएंगे। या हम उनको बॉन्ड बनने के बाद इक्वली क्लेवेज करेंगे और वो जो उन्होंने शेयर किया वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे तो किसी और के साथ वो जुड़ सकते हैं। इन तीनों को हम रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़ भी कहते हैं, लेकिन इन सब में मोस्ट रिएक्टिव है हमारे पास फ्री रेडिकल। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइंस की। तो स्टूडेंट्स, आइंस क्या होते हैं? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है जी। कुछ भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। हैविंग सम चार्ज, हैविंग सम चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सिंपल हाइड्रोजन है, अगर मैं इसके ऊपर प्लस है तो ये एक आयन है, अगर ऑक्सीजन है तो ये भी एक आयन है, ठीक है। तो आयन हम एक ऐसी स्पीशी को कहते हैं विच हैव सम चार्ज, सिंपल सी बात, जिसके ऊपर कुछ चार्ज होता है उसे हम आयन कहते हैं। अब आयन आमतौर पर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास कैटाइंस और दूसरे हमारे पास एनाइंस, ठीक है। पहले हम कैटाइंस बनाते हैं। कैटाइंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कहते हैं कैटाइंस। दीज आर द पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड कैटाइंस। सोडियम हो गया Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ये कैटाइंस है। कैल्शियम कैटाइन। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, O नेगेटिव, तो ये सब क्या है? एनाइंस, ठीक है। अब देखते हैं कि पहले हमारे पास कैटाइंस कैसे बनते हैं। जब कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी किसी को दे देता है, ये देखो वन इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो वो बन जाता है एक कैटाइन। यानी विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? कैटाइन। समझ आ रही? इस कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को और ये बन गया Ca2+, कैटाइन, ठीक। अब हम बात करते हैं कि एनाइंस कैसे बनते हैं। इसी तरह से जब कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, तो ये बन जाएगा एनाइन। इस तरह ऑक्सीजन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन का एनाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कैटाइंस की और एनाइंस की फॉर्मेशन होती है। और देखें, पहले हाइड्रोजन रिएक्टिव नहीं था, कैल्शियम भी रिएक्टिव नहीं था, लेकिन जब ये पॉजिटिव की फॉर्म में आ गए तो अब ये रिएक्टिव स्पीशी हो गए। अब ये किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, Cl के साथ सपोज कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ कर सकता है। इस तरह क्लोरीन भी पहले रिएक्टिव नहीं था, जब ये न्यूट्रल था, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, अब ये रिएक्टिव स्पीशी है। ऑक्सीजन भी अब रिएक्टिव स्पीशी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये था हमारा आयन। हमारी केमिकल स्पीशी फर्स्ट जो हमने डिस्कस की वो था आयन। अब हमारी अगली केमिकल स्पीशी हम डिस्कस करते हैं वो है मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर आयन की।
मालिक्यूलर आयंस भी, आयन तो आपको पता है तब बनेगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज होंगे। सपोज हमारे पास मालिक्यूल बना हुआ है एक CH4, ठीक है, ये पॉजिटिव है, सॉरी अभी ये न्यूट्रल है और ये बिल्कुल जो है ना वो रिएक्शन नहीं कर रहा। अगर हमारा ये न्यूट्रल बनने मालिक्यूल बनने के बाद हमारा ये CH4 एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो अब हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा एक मालिक्यूलर आयन हुआ। अब हमने इसको सिंपल आयन नहीं कहा, हमने इसको मालिक्यूलर आयन क्यों कहा, क्योंकि ये मालिक्यूल एज सच बना है। पहले CH4 एक मालिक्यूल बना हुआ है, मीथेन बनी हुई, उसके बाद इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन निकला है, तो अब ये मालिक्यूलर आयन है। ये ऐसा नहीं हुआ कि कार्बन अलग होगी और हाइड्रोजन अलग होगी। इस लिहाज से हम इसके भी दो तरह के आगे टाइप्स बना सकते हैं। एक कैटाइनिक मालिक्यूलर आयन हो सकते हैं, ठीक है जी, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे मॉलिक्यूल वो कैटायनिक होंगी, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे वो हमारे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होंगे। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कि क्या मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना और डालना इतना ही आसान है? नहीं जी, देखिए, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना फिर आसान है, हम बड़ी आसानी से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी एनर्जी देकर। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स बनने के बाद हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। हम क्या करते हैं, हम इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार करते हैं। अभी वो इलेक्ट्रॉन बम्बार करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में ही होते हैं। उसके बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रक ऑफ हो जाते हैं और इस तरफ जो है वो हमारे मॉलिक्यूलर आयंस बन जाते हैं। समझ आ रही बात? हम इस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट करते हैं, ठीक है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसको हम ज़ोर से हिट करते हैं, बम्बारमेंट करते हैं, तो इसमें से एक ये सारा प्रोसेस एक डिस्चार्ज ट्यूब में होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं और वो जो मॉलिक्यूल था हमारे पास वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा कैटायनिक, और अगर हम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो ये एनायनिक मॉलिक्यूलर बन जाएगा। ज़्यादा इसमें जो चांसेस होते हैं वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर अब जो होते हैं वो बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए जो मोस्ट अबंडेंट होती हैं वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं नेचर में। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड रिएक्टिव स्पीशीज़ की, जो कि मोस्ट रिएक्टिव है, और वो है हमारे पास फ्री रेडिकल्स, ठीक है। ये है हमारे फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एटम्स भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, यानी कि इकट्ठे कुछ जुड़े हुए भी हो सकते हैं। हैविंग, इनके ऊपर क्या होता है, कम से कम एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट इनके ऊपर ओड नंबर ऑफ, या जिसको हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर, ठीक है, जिसको वो साथ लेके फिर रहे हैं और जहाँ चाहे जिसके साथ चाहे रिएक्शन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है क्लोरीन की, Cl2 बना हुआ क्लोरीन गैस है, इसको ज़रा खोल के देखते हैं तो क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन ही होगा ना। होता क्या है, फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं, ये फ्री रेडिकल लाइट से या हीट से जनरेट होते हैं, ठीक है, लाइट और हीट से हम इसको जनरेट करते हैं। तो जब वो इसको हिट करते हैं तो इनमें इक्वल क्लेवेज हो जाता है, इसका अपना शेयर किया हुआ है, इसका अपना शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, बराबर हम तोड़ देते हैं दरम्यान में से, और इनकी शेप क्या हो जाती है, एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अलग कर लेती है और दूसरी क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ अलग कर लेती है, और इस तरह हमारे पास ये दो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। अब देखिए, इस क्लोरीन के पास अपना फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन है और ये अब फ्रीली एयर में मूव कर रही है, तो ये किसी के साथ भी जल्दी रिएक्शन कर लेती है क्योंकि ये अपना साथ लेके जा रही है सामान। अब इसको तो कोई भी बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेना, इसको आयन भी एक्सेप्ट कर लेगा, इसको मॉलिक्यूलर आयन भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसने अपना सामान साथ में उठाया, इसको ना किसी को देना है और ना लेना है, जस्ट शेयर करना। तो इसलिए फ्री रेडिकल्स हर वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट किस्म जो गैसेस हैं
वो सनलाइट से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इस तरह से हमारे पास फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और वैसे भी ये मोस्ट रिएक्टिव स्पीशी है। एक और एग्जांपल चेक करते हैं फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल मैंने क्या बताया कि इसके ऊपर एक अनपेयर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको जाहिर कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम एक डॉट लगा देते हैं। ये फ्री रेडिकल है। इस तरह से हाइड्रोजन के ऊपर डॉट लगा दो, ये एक फ्री रेडिकल है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मीथेन, वही वाला मीथेन जो भी हमने बना हुआ था। सपोज हमने सनलाइट इसके ऊपर डाली, सनलाइट की वजह से क्या होगा, इसका 4 में से एक बॉन्ड का जो है ना हाइड्रोजन CH3 तो रहेगा, एक हाइड्रोजन इनसे नाराज़ होकर अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगी और इस तरह से ये 2 फ्री रेडिकल बन गए। अब दे आर रेडी टू रिएक्ट। अब इसके पास 2 रिएक्टिव स्पीशीज़ होगी। ठीक है, मिथाइल रेडिकल भी और हाइड्रोजन रेडिकल। तो ये हमारे थे फ्री रेडिकल्स और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और हवा में सॉल्यूशन फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट केमिकल स्पीशीज। थैंक यू सो मच।